हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री एकेडमी पढ़ाई ओनली। प्यारे बच्चों, आपका साइंस का एग्ज़ाम बेटा हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9th की बच्चों की। और जो 27 फरवरी को यानी कल जो बेटा आपका पेपर हुआ था साइंस का, तो पेपर बेटा हम बात करें, पेपर के एनालिसिस की बात करें बेटा, तो पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पेपर था। ना मुश्किल पेपर था बेटा, ना आसान पेपर था। और जैसे बहुत सारे बच्चों का था कि सर हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें इशू है, तो बेटा देखो जो भी न्यूमेरिकल्स आपके आए थे बहुत ही सिंपल आए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आए थे। बायोलॉजी के अंदर बेटा डायग्राम्स को लेकर के बच्चों के कई बार इश्यूज रहते थे कि सर हमें डायग्राम में दिक्कत आएगी, तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था बेटा जिसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए। तो पेपर ओवरऑल बेटा आपका ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, ना ही बहुत ईजी था बेटा। बैलेंस्ड पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था बेटा। तो उस पूरे पेपर का बेटा सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज जो है बेटा हम लोग सिर्फ जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर सारा सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस केस में बेटा आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा देखने में, और अभी आपके सारे पेपर्स ख़त्म नहीं हुए हैं। तो जैसे बेटा आपके सारे पेपर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद बेटा जो है लाइव क्लास में या प्रॉपर क्लास के अंदर जो है या प्रॉपर जो वीडियो है उसे पूरे पेपर का बेटा सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बेटा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, और जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई आगे 20 में से कितने मार्क्स आए। और बेटा विश्वास करिए, आपका जैसा ऑब्जेक्टिव जाता है, जो परसेंटेज आपकी ऑब्जेक्टिव में रहेगी वही आपका ओवरऑल भी रहेगा। वो आप बेशक चाहे तो चेक कर लेना, अगर आपने पेपर ईमानदारी से किया है, ऑनेस्टली किया है तो बेटा सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले बेटा कोई बच्चा अगर नया हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दे। अपने भाई बहनों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप 9th क्लास के बच्चे नहीं हैं तो आप अपने 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कजन्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। ये कह रहा है बेटा लिक्विड से अगर आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उस प्रोसेस को हम बेटा क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन और फ्यूजन। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आंसर हो जाएगा आपका इवेपोरेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एयर कैन बी लिक्विफाइड। एयर यानी गैस को आपको बेटा लिक्विफाई करना है। आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं स्टेट चेंज की तो दो ही फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो चूंकि बेटा गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? डिक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द प्रेशर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बोथ बी एंड सी। तो देखो बेटा अगर आपको गैस से लिक्विड में जाना है या चाहे लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो आपका पर्पज है पार्टिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, पार्टिकल्स को पास पास लेके आना। तो उसके लिए बेटा जरूरी क्या होता है कि आप प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को कम करें। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बोथ बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे बेटा। आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज अमोंग द फॉलोइंग। आपको बताना बेटा कि इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है। फर्स्ट बेटा टीयरिंग ऑफ पेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मिक्सिंग सॉइल एंड सॉल्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन गेट। तो बेटा जब भी हम बात रस्टिंग की करते हैं इट मीन्स इट्स अ केमिकल चेंज, क्योंकि रस्टिंग के अंदर बेटा नया प्रोडक्ट बनता है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में है फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अगर आपको बेटा प्रिपेयर करना है, द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज कैरिड आउट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। द कॉन्स्टिट्यूएंट दैट हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और इस प्रोसेस में बेटा कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट आपकी हेल्प करते हैं? तो ऑप्शन है बेटा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ग्लूकोज एंड पैक्टिन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड स्टार्च। तो बेटा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए आपको मेनली जो है प्रोटीन्स की और लिपिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो करेक्ट आंसर विल बी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में है द एनिमल टिश्यू दैट कवर्स all organs in an organism is usually separated from the underlying tissues by an extracellular fibrous membrane.
विच इज़ नोन एज। तो देखो बेटा सेल टिश्यू, जो टिश्यू वाला चैप्टर्स है बेटा, उसके अंदर आपने टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़े होंगे, एनिमल टिश्यूज, तो उससे बेटा ये क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि हम लोग बेटा जो एनिमल टिश्यू जो है, जो पूरे ऑर्गन्स को बेटा कवर करता है, तो उसको बेटा अंदर वाले टिश्यूज से जो है सेपरेट किया जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो सेलुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन जो है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये आप देख रहे हो ना बेटा, ये कह रहा है कि एक तरह से एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, वी कॉल इट अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो द आंसर विल बी सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बात करें बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में है आइडेंटिफाई द टिश्यू विच इनेबल्स प्लांट्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर वर्टिकली। ध्यान रहे, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वाटर बेटा कहाँ पे पाया जाता है? रूट्स में। और रूट से ऊपर की तरफ अगर आपको ले जाना है तो कौन से टिश्यू से हेल्प करेंगे बेटा? जाइलम। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जाइलम। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बेटा, फाइंड द टिश्यू विच फिल्स द स्पेस inside the organs, supports internal organs and helps in repair of tissues। ये कह रहा है बेटा कि वो कौन सा टिश्यू है जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है बेटा, और उनकी रिपेयरिंग में भी उनकी मदद करता है। ऑप्शन है लिगामेंट, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका एरियोलर टिश्यू। ये थोड़ा सा बेटा आप कह सकते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जनरली कम आता है, इतना ज़्यादा अंदर मतलब डीप में से है। तो आसान ही, जिसने लाइन बाय लाइन रीड करिए बेटा उसके लिए आसान है, अदरवाइज कई बार होता है कि मिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा हम लोग। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बेटा हम लोग जो है, दूसरा क्या नाम है इसका? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो बहुत ही आसान है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। देखो बेटा इनर्शिया इसमें ऑप्शन है, बट 9th क्वेश्चन में उसका काम आएगा आपको। 9th क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। तो इस प्रॉपर्टी को बेटा हम क्या बोलते हैं? आपको आइडिया लग गया होगा बेटा, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी की बेटा आपको वैल्यू बतानी है। तो 6.673 तो बेटा सभी को याद है। अब इसमें देखो बेटा इन्होंने क्या कर रखा है, 10⁻11 के भी दो ऑप्शन है और 10⁻−11 है। तो बेटा -11 या +11, ठीक है बेटा। सो आपको यहीं पर जो है ध्यान देना था, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.673। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 की बेटा हम बात करें, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आपका, अ ह्यूज शिप फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन। एक बड़ा सा जहाज है बेटा, वो ओशियन के सरफेस पे बेटा क्या कर रहा है? फ्लोट कर पा रहा है। तो उसका क्या आंसर हो सकता है? डेंसिटी ऑफ शिप ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर? नहीं बेटा, किसी भी चीज़ की डेंसिटी अगर वाटर से ज़्यादा होगी तो डूब जाएगी, और अगर उसकी डेंसिटी कम होगी बेटा तो फ्लोट करेगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हो जाएगा बेटा? बी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, द वर्क इज सेड टू बी डन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कंसेप्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है देखो बेटा कि वर्क, हमारा वाला वर्क और साइंस वाला जो वर्क है दोनों में फ़र्क है। तो ये कह रहा है कि अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ सिचुएशंस दे रखी है, किस सिचुएशन में जो है बेटा आपको बताना है कि वर्क हो रहा है। तो ऑप्शन है बेटा पहला कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर बेटा आपने फोर्स लगाया। जैसे एग्जांपल आप दीवार को धक्का दे रहे हो तो फोर्स तो आप लगा रहे हो, तो क्या वर्क डन हो रहा है बेटा? तो नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, कह रहा है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। बेटा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस तो हुआ, डिस्प्लेस होकर के जो है, लेकिन बिना फोर्स लगाए कैसे डिस्प्लेस हो रहा है? तो क्या वर्क डन हुआ? नहीं, वो भी नहीं होगा। फिर है फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो बट ऑब्जेक्ट नॉट डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है बेटा फोर्स इज अप्लाइड
एज वेल एज ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, यानी फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस भी होना चाहिए बेटा, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा आपका, द टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस ऑफ साउंड वेव दैट क्रॉस पर यूनिट टाइम गिव्स अस द। देखो बेटा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को आप ऐसे भी कह सकते हो ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम क्या होता है बेटा, सबको पता है, फ्रीक्वेंसी। सो 13th का सी आंसर हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में, पोल्ट्री फार्मिंग hen farming. Poultry farming is undertaken to raise hens for eggs and meat production. ये स्टेटमेंट बेटा ठीक है। चूज द करेक्ट पेयर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो आपको बताना है बेटा कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो आपका ठीक है। तो देखो बेटा, पहला क्या है, ब्रॉयलर्स एग लेइंग ब्रीड, लेयर्स एग लेइंग ब्रीड, ब्रॉयलर्स मीट गिविंग ब्रीड। तो उस हिसाब से बेटा कि बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, तो लेयर्स एग के लिए यूज करते हैं बेटा हम लोग, और ब्रॉयलर्स को हम लोग मीट के लिए यूज करते हैं। उस हिसाब से सेकंड थर्ड यानी बी ऑप्शन जो है बेटा आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बेटा, 15 की तरफ चलते हैं। व्हेन फिश फार्मिंग इज डन टू ऑब्टेन फिश, यानी बेटा फिश फार्मिंग को हम लोग बेसिकली जब लार्ज स्केल पे करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कल्चर फिशरी, कैप्चर फिशरी, कल्टीवेट, कोलैबोरेटिव फिशरी। तो कल्चर फिशरी बोलते हैं बेटा। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है बेटा, विच ऑफ द कैटल ब्रीड मेंशन बिलो इज एन एक्सोटिक ब्रीड। ये कह रहा है बेटा कि आपके पास ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि इनमें से हम किसको जो है एक्सोटिक ब्रीड कह सकते हैं। साहिवाल, रेड सिंधी, मुर्रा, जर्सी। सुना भी होगा बेटा आपने, जर्सी गाय है ना, काऊ की भी ब्रीड होती है, ये काऊ की ब्रीड होती है और इसकी हाइट वगैरह काफ़ी कम होती है, बट ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में बेटा मिल्क वगैरह देता है ये। तो 16 का बेटा आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास MCQs क्वेश्चन आ गए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बेटा हम बात करें, एसर्शन लिखा हुआ है 25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X and 40 ग्राम ऑफ सब्सटेंस Y react to give 65 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। तो 25 यानी X प्लस Y को बेटा मिलाया आपने, तो आप मान लो आपको XY बना। तो ये कह रहा है कि 25 ग्राम को और 65 ग्राम, सॉरी, अगर बेटा 25 ग्राम को 40 ग्राम से मिक्स करेंगे तो 65 ग्राम बनेगा। तो एसर्शन ठीक लग रहा है बेटा। रीजन में लिखा हुआ है, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है बेटा, एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की बेटा बात करें, एसर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स इन द सेल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। ध्यान देंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये बात बता रहा है कि ये बेटा ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स बनाता है, और किस काम के लिए बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से बेटा ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है क्या ये ठीक है, तो नहीं, आपका एसर्शन ही फॉल्स हो गया। और जब एसर्शन फॉल्स होता है तो एक ही ऑप्शन बचता है बेटा, डी ऑप्शन। सो 18 का डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एसर्शन दे रखा है बेटा कि एक एस्ट्रोनॉट है जिसका मास मेजर किया गया वाज फाउंड टू बी 56 किलोग्राम ऑन बोथ द अर्थ एंड द मून। ध्यान देना बेटा, मास हो रहा है, वेट नहीं है। कई बच्चे तो वेट समझ करके इसको तुरंत गलत मान लेंगे, तो मास तो बेटा दोनों जगह पर सेम हो सकता है। और रीजन लिखा हुआ है बेटा कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। बिल्कुल ठीक है, एसर्शन भी ठीक है बेटा, रीजन भी ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। एसर्शन लिखा हुआ है बेटा कि फॉर एन इको टू बी हर्ड द गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड
मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। ये कह रहा है बेटा अगर आपको इको सुनना है तो जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। ठीक है बेटा। और रीजन लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ड्यूरिंग इको शुड बी एटलीस्ट 34.4 मीटर। ध्यान देंगे बेटा, ये दो, जैसे ये अगर सोर्स है और ये बेटा लिसनर है, तो ये कह रहा है यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 34.4 मीटर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। हम लोग यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक जब वापस जाते हैं तो उसके डिस्टेंस की बात होती है। तो असर्शन ट्रू है बेटा, रीजन फॉल्स है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो इन दिस वे बेटा हम लोगों ने जो है आज का ये वीडियो जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर बेटा सारे एमसीक्यूज हमने आज की क्लास में डिस्कस करे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। और बाकी के जो क्वेश्चंस है बेटा वो हम आपके लास्ट एग्जाम के होने के बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।